तो मूवी की शुरुआत में हमें 1990 में कोस्टको नाव के एक आदमी को दिखाया जाता है जो रनिंग में काफी आगे था, इसलिए उसने अपनी लाइफ में काफी सारे मेडल्स भी जीते थे। और फिर स्पोर्ट्स से उसने कैसे कस्टम ऑफिसर की जॉब मिल गई। कोस्टको अपने देश से काफी ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो कभी भी गलत काम का साथ नहीं देता था। इसी सिलसिले में उसके कई दुश्मन भी रहे थे। तो उसके बाद हमको कोस्टको की फैमिली दिखाई जाती है, इसमें उसकी बीवी मारिया और उसके 3 बच्चे हैं। ये लोग काफी अच्छे से अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। फिर एक दिन वो अपने कोस्टको बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है, तभी बस में कोस्टको का इन्फॉर्मर आकर उसको बताता है कि गोवा में इस बार काफी बड़ी स्मगलिंग करने वाले हैं, वो भी पूरे 150 किलो सोने की, इसलिए आपको पोस्ट पर नजर रखनी चाहिए। ये सुनकर सीधा कोस्टको अपने सीनियर ऑफिसर को जाकर इन्फॉर्मेशन बताता है और कहता है कि हमें डिमेलो के शिप पर रेड मारनी चाहिए, तभी हम उसको रंगे हाथों पकड़ पाएंगे। इस पर उसका सीनियर भी परमिशन दे देते हैं। फिर कोस्टको रात को ही शिप पर रेड मारने के लिए जाता है, लेकिन पूरे शिप की जांच करने के बाद उसको कुछ नहीं मिलता। हालांकि उसकी खबर डिमेलो तक पहुंच जाती है। असल में दोस्तों डिमेलो है कौन ये हमको आगे पता चलेगा। हालांकि अब अगले दिन कोस्टा अपने सीनियर से कह रहा होता है कि जरूर डिमेलो को हमारे बारे में पता चल गया होगा, इसलिए उसने सोना कहीं और छुपा दिया। इसके बाद हम डिमेलो को देखते हैं जो कि गोवा का एक काफी जाना माना आदमी था। इसका एक तरीके से पूरा गोवा पे कब्जा था, जो स्मगलिंग के जरिए अमीर बना। असल में डिमेलो पहले कस्टम वालों का इन्फॉर्मर था, लेकिन जब उसको स्मगलिंग के बारे में पता चला तो उसने उसी का फायदा उठाकर इतना बड़ा आदमी बन गया। और अब डिमेलो लोकल चुनाव में भी खड़ा था, क्योंकि अब उसको नेता बनना था। खैर यहाँ पर एक आदमी को डिमेलो अपने पास बुलाता है जो कि उसी की गैंग में था, और उसी के सामने उसके भाई को पिटवाता भी है, क्योंकि उसको लग रहा था कि इस बार कस्टम वालों को इन्फॉर्मेशन उसी के भाई ने दी थी। लेकिन वो आदमी कहता है कि मेरे भाई ने कुछ भी नहीं करा और मैं आपको जल्द ही उस इन्फॉर्मेंट के बारे में पता करवा दूंगा। अब रात में कोस्टाओ अपनी बीवी मारिया के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाता है, और मारिया की बातों से हम समझ जाते हैं कि वो कोस्टाओ से नाराज है, क्योंकि काम के चक्कर में कोस्टाओ अपने परिवार को सही टाइम नहीं दे पा रहा है। तभी वहाँ पे कोस्टाओ के लिए पीटर नाम का एक आदमी एक ड्रिंक भिजवाता है, और ये पीटर और कोई नहीं बल्कि डिमेलो का भाई होता है, जो कोस्टाओ को अपनी तरफ करना चाहता है। तब ये ड्रिंक देखकर कोस्टाओ सीधा पीटर के पास आता है और उसको धमकाता है कि तू और तेरे भाई मुझसे दूर रहो, वही अच्छा होगा, वरना मैं तुम सबकी वाट लगा दूंगा। तभी वहाँ से मारिया उठकर चली जाती है, क्योंकि यहाँ भी कोस्टाओ अपने काम में बिजी हो जाता है। जब फिर कोस्टाओ अकेले ही जा रहा होता है, तभी उसे वही इन्फॉर्मर मिलता है जो बताता है कि 150 किलो सोना अभी तक आया ही नहीं है, और सुनने में आया है कि इस बार 150 किलो सोना नहीं पूरे 1500 किलो सोना आना है। जिसको सुनकर कोस्टाओ के होश उड़ जाते हैं। साथ ही वो इन्फॉर्मर बताता है कि 3 दिन में डिमेलो की बहन की शादी है, इसमें आधा बहुआ आएगा, और इसी के बीच में डिमेलो अपना गोल्ड भी स्मगल कर लेगा। इसके बाद हम डिमेलो के घर का सीन देखते हैं, जहाँ उसकी बहन की शादी होती है। वहीं पे डिमेलो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से गोल्ड की डील कर रहा था, और वो कहता है कि हम आपका पूरा गोल्ड कस्टम के हाथ लगे बिना ही देश के अंदर लेकर आ जाएंगे। इस पर इनकी डील हो जाती है, यानी कि 1500 किलो गोल्ड वाकई में ही गोवा में आने वाला है। इधर कोस्टाओ अपने हेड से जाकर मिलता है, वो उनको बताता है कि गोवा 1500 किलो गोल्ड आने वाला है, और ये पूरे इंडिया में बिकेगा, जिससे ही गोल्ड का मार्केट भी क्रैश हो सकता है, इसलिए हमको उसको रंगे हाथों पकड़ना होगा। इसके लिए उसके सीनियर परमिशन दे देते हैं। अब यहाँ पर प्लान ये था कि कोस्टाओ लगातार 3 दिन पोर्ट पर नजर रखेगा, ताकि कोई भी गतिविधि हो अपने सीनियर को तुरंत खबर कर दे और ये लोग रंगे हाथों उनको पकड़ ले। फिर कोस्टाओ अपने काम पर लग जाता है, लेकिन 3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। लेकिन जैसे ही वो 3 दिन सो रहा होता है, तभी उसका इन्फॉर्मर उसको बताता है कि उधर डिमेलो की बहन की शादी हो रही है, और क्विटर दिन में ही कोर्ट स्मगल कर रहा है। तब जल्दी से कोस्टाओ पोर्ट पर जाता है, और वो पीटर की गाड़ी का पीछा करता है। अब यहाँ पे पीटर और कोस्टाओ के बीच कार चेस शुरू हो जाता है, और जैसे तक कोस्टाओ उसकी कार में घुस जाता है, तब हड़बड़ी में कार एक जगह टूट जाती है, और वहाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन उसी समय पीटर कोस्टाओ पर चाकू से हमला कर देता है, इससे कोस्टाओ बुरी तरीके से घायल हो जाता है, और जब वो अपने आप को बचाने के लिए हाथ आगे करता है, तो वो चाकू पीटर के गले में लग जाता है, और उसकी यही मौत हो जाती है। तो देखकर काफी लोग हैरान हो जाते हैं। तब कोस्टाओ सबसे कहता है कि मैं कस्टम वाला हूँ, और वो गाड़ी की डिक्की खोल कर देखता है तो उसमें काफी सारा सोना था। लेकिन तभी उसको डिमेलो के आदमी आते हुए दिखाई देते हैं, और वो अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद कोस्टाओ को ढूंढने का सिलसिला चालू हो जाता है, क्योंकि कोस्टाओ ने एक आदमी को मारा था, इसलिए उसको पुलिस वाले ढूंढ रहे थे। वही डिमेलो भी कोस्टाओ से अपने भाई का बदला लेना चाहता है, इसलिए उसने पूरे गोवा में अपने आदमी फैला दिए थे। इधर कस्टम वाले आकर जब पीटर की कार देखते हैं, ताकि उन्हें कुछ पक्के सबूत मिल सके, इससे जो कोस्टाओ के ऊपर जो आरोप लगे हैं उससे उसको बचाया जा सके। लेकिन उनको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि डिमेलो ने सब कुछ क्लियर करवा दिया था। इसके बाद हम रात में कोस्टाओ को देखते हैं, जो अपने हेड को कॉल करता है ताकि वो उसके इस केस में मदद कर सके। लेकिन उसके हेड भी कहते हैं कि तुम सरेंडर कर दो, तभी हम कुछ कर पाएंगे। ये सुनकर कोस्टाओ को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो दूसरे थाने में जाकर सरेंडर कर देता है। फिर जब कोस्टाओ की शरीर की जांच के लिए हॉस्टल लाया जाता है, तो वहाँ पे डॉक्टर के भेष में कुछ गुंडे आ जाते हैं, जो कि डिमेलो ने भेजे थे, और वो उसको मारने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर कोस्टाओ जख्मी तो था, लेकिन उसके
इसके बावजूद वो गुंडों को बहुत बुरी तरीके से मारता है और तभी पुलिस को देखकर गुंडे भी भाग जाते हैं। हालांकि वहाँ से कोस्टाओ को उसी एरिया के थाने में लेके जाया जाता है और कोस्टाओ को बेल ग्रांट कर दी जाती है। अब इधर गोवा के लोकल इलेक्शन हो रहे थे, इसका रिजल्ट आता है और उसमें डिमेलो जीत जाता है। मरिया कोस्टाओ की फैमिली सिक्योरिटी के लिए उसे जो कस्टम की तरफ से क्वार्टर मिले होते हैं उसी में रहना पड़ रहा था। यहाँ से बच्चों का स्कूल काफी दूर था और जब ये फैमिली अपने नए घर में सामान सेट कर रही होती है तभी कोस्टा और मारिया का झगड़ा हो जाता है, जिसमें मारिया का कहना था कि ना तो तुम गुंडों से पंगा लेते और ना ही ऐसी नौबत आती। वही डिमेलो पार्टी के बड़े नेता से कहता है कि उस कोस्टाओ को बेल मिल गई है और मुझे उसके ऊपर सीबीआई की जांच उठानी है, क्योंकि मैं तो उसको मार नहीं सकता वरना लोग मेरे ऊपर ही उंगली उठाएंगे। जिसके बाद कोस्टाओ के ऊपर सीबीआई की जांच बैठ जाती है और एक नया ऑफिसर इस केस को हैंडल करने के लिए आता है, तो देखने में ही करप्ट लग रहा था। वो आते ही सबसे पहले कोस्टाओ से कहता है कि तुम्हें रोज यहाँ पर आना पड़ेगा जब तक ये जांच खत्म नहीं हो जाती है। जब एक पुलिस वाला कोस्टाओ की साइड लेते हुए उस सीबीआई ऑफिसर समीर को पूरा केस समझाता है तो समीर उल्टा ही उससे कहता है कि कोस्टाओ को सारे दाव पे जाते हैं, इसलिए उसने तरीके से पीटर का खून किया है, उसको कोई भी बचा नहीं पाएगा। जो सुनकर वो पुलिस वाला भी समझ जाता है कि ये आदमी कोस्टाओ को सजा देकर ही मानेगा। अब ऐसे ही कुछ दिन बीते हैं जहाँ समीर लोकल लोगों से जाकर कोस्टाओ के खिलाफ सबूत इकट्ठे करवाता है जिन्होंने कोस्टाओ को पीटर का खून करते हुए देखा था। वहीं कुछ कस्टमर ऑफिसर भी कोस्टाओ के लिए लोकल लोगों से मदद मांग रहे थे कि कोई तो उसके लिए गवाही दे दो, लेकिन डिमेलो के डर से कोई भी नहीं मानता। इसके बाद फाइनली कोर्ट की हियरिंग आती है जहाँ कोस्टाओ को यकीन था कि जुडिशियल सिस्टम तो उसका साथ जरूर देगा और ये डिमेलो ऑफिस हमेशा के लिए बंद होगा, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो जाता है और सारे सबूत देकर जज कोस्टाओ के इस केस को कंटिन्यू कर देता है ताकि सच सबके सामने आ सके। और कोस्टाओ यहाँ पर हैरान होता है कि कोर्ट ने भी उसका साथ नहीं दिया, हालांकि उसको बेल मिल गई थी। फिर जब कोस्टाओ कोर्ट से बाहर निकलता है तो पीटर की गर्लफ्रेंड और उसके साथ ही कोस्टाओ को घेर लेते हैं और उनको मारने लगते हैं। इसमें डिमेलो के कुछ आदमी भी थे जो लेडी का बेस बदल कर आए थे। तब वहाँ पर पुलिस आकर कोस्टाओ को बचा लेती है, हालांकि पिटने के बाद कोस्टाओ का बुरा हाल हो जाता है। इधर वो बड़ा बिजनेसमैन डिमेलो को समझा रहा होता है कि अपने इमोशन के चक्कर में अपने बिजनेस को नुकसान ना पहुंचाओ, लेकिन यहाँ तो डिमेलो बस अपने भाई का बदला लेना चाहता था। अब अगले दिन जब कोस्टाओ अपनी बेटी के स्कूल देखने के लिए आता है तभी वहाँ पे डिमेलो के गुंडे भी आ जाते हैं जो एक तरीके से कोस्टाओ को डराने के लिए आए थे। उन्हें देखकर प्रिंसिपल कोस्टाओ को ऑफिस में बुला लेती है और कहती है कि आप यहाँ पे मत आया करो क्योंकि आपके पीछे पीछे गुंडे भी आते हैं और एक तरीके से कोस्टाओ का अब बाहर जाना भी मुश्किल हो गया था। अब जब कोस्टाओ अपने बीवी और बच्चों को स्कूल से घर चलने के लिए कहता है तो मारिया कहती है कि हम बस से आ जाएंगे, तुम चले जाओ। तब कोस्टाओ भी चला जाता है और थोड़ी देर में मारिया को कुछ गुंडे मिलते हैं और एक लेटर देकर चले जाते हैं। अगले दिन मारिया ये लेटर उसी ऑफिसर समीर को दिखाती है जिसमें लिखा था कि तेरे पति का बदला हम तेरे से लेंगे। ये पढ़कर समीर कहता है कि हो सकता है ये आपके बच्चों ने लिखा हो और आप मुझे गुमराह कर रही हो। यहाँ तक वो मारिया के साथ बदतमीजी भी कर देता है। इससे मारिया समझ जाती है कि समीर उसकी कोई मदद नहीं करेगा और अगर ये बात को कोस्टाओ कोई बताएगी तो वो भी बहुत भड़केगा। खैर रात को जब कोस्टाओ घर पर आता है तो किसी बात को लेकर मारिया उसके बीच में लड़ाई हो जाती है। इसके बाद इन दोनों ने ही एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया होता है। अब कोस्टाओ ने अपने इस केस के लिए अपील हाई कोर्ट में कर दी थी और उसलिए उस केस की भी हियरिंग आज होने वाली होती है। यहाँ पर कोस्टाओ से आकर डिमेलो मिलता है और उसको धमकी देता है कि अगर तू यहाँ से बच भी गया तो मैं तो ये छोड़ूंगा नहीं, लेकिन कोस्टाओ कहता है कि मैं बस का साथ नहीं छोड़ने वाला, जो मर्जी वो चाहे कर ले। फिर कोर्ट की हियरिंग का समय आता है जहाँ पर सारे सबूतों को देकर जज फैसला सुनाते हैं कि कोस्टाओ ने पीटर का मर्डर किया है, इसलिए ये ट्रायल कंटिन्यू रहेगा कि जब तक ये मामला पूरा क्लियर ना हो जाए। ये सुनकर कोस्टाओ निराश हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि इस बार ये केस क्लोज हो जाएगा। कि हमें बताते हैं कि कोस्टाओ के ऊपर भले ही केस चल रहा था, इसके बावजूद उसको नौकरी से नहीं निकाला गया था क्योंकि कोस्टाओ एक ईमानदार ऑफिसर था। हालांकि अब उसे बस डेस्क की जो का ही काम मिलता था। फिर आज उसके सीनियर आकर उसे कहते हैं कि तुम्हें बॉम्बे चला जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर डिमेलो को मैं परेशान करता रहेगा। जिसके बाद कोस्टाओ मानकर ट्रांसफर ले लेता है और जब वो मारिया को आकर बताता है कि हमको बॉम्बे जाना है तो मारिया सीधा मना कर देती है कि मेरे सारे रिलेटिव यहीं पर ही रहते हैं और मैं उनको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जो सुनकर कोस्टाओ अकेला ही बॉम्बे चला जाता है और उसकी जिंदगी के कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। इसी केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी थी ताकि इस केस से उसको छुटकारा मिल सके। वहीं कोस्टाओ के साथी भी किसी न किसी तरीके से मदद करते हैं। इसके बाद कोस्टाओ के सीनियर का कॉल आता है जो बताते हैं जो सबूत के तौर पर सीबीआई वाले उस इन्फॉर्मर का नाम चाहते हैं जिसने कोस्टाओ को वो गोल्ड की टिप दी थी। ये सुनकर कोस्टाओ साफ होना कर देता है कि अगर वो फाइल खुली तो डिमेलो उस इन्फॉर्मर के साथ उसकी पूरी फैमिली को भी मरवा देगा। तब उसके सीनियर कहते हैं कि इन्फॉर्मर का नाम सामने आएगा तो तुम्हारा पक्ष मजबूत हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोस्टाओ नहीं मानता। अब कुछ ही दिनों में कोर्ट की हियरिंग होती है यहाँ पे डिमेलो का वकील कोस्टाओ के ऊपर सारे एलिगेशन लगाता है कि कैसे उसने उसके भाई को मारा। कोस्टाओ का वकील भी पूरा जी जान लगाता है, आर्ग्यू करता है। हियरिंग ऐसे ही चलती रहती है। आगे हमें बताते हैं कि कोस्टाओ आगे की हियरिंग में जाना ही बंद कर दिया क्योंकि अब उसका कोर्ट और सिस्टम से पूरा भरोसा उठ गया था और उसने अपनी जिंदगी के 8 साल इन्हीं कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते बर्बाद कर दिए थे। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की फाइनल हियरिंग का बताता
है, जहाँ पर इस बार भी कोस्टाओ नहीं जाता, पर हमें दिखाते हैं कि सारे सबूतों को देखने के बाद जज ये फैसला सुनाते हैं कि कोस्टाओ ने जो भी किया वो अपने ड्यूटी के दौरान किया था, क्योंकि वो सच में स्मगलिंग रोकने के काम में लगा हुआ था। इसलिए कोर्ट कोस्टाओ के ऊपर से सारे एलिगेशन हटा देते हैं। फिर ये बात जैसे ही कोस्टाओ को पता चलती है तो उसकी जान में जान आती है और वो सीधा अपनी बीवी से जाकर मिलता है। तब उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म भी होती है। मूवी काफी बढ़िया है, देख सकते हो। के साथ मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।